हेलो एवरीवन, अमृत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरीश मौर्य आज आपको यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैं 28 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं और उनका वीडियो भी अपलोड हो चुका है, उसको आप जाके पहले देख सकते हैं। आज मैं वो क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 29 है ना। इस क्वेश्चन को अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो ये जो क्वेश्चन है वो परमुटेशन चैप्टर से रिलेट कर रहा है। ठीक है, मैथ्स में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी ये सारे चैप्टर हैं, है ना, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। वहाँ से आप चाहे तो जाके पढ़ सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें वो आपको जानने की ज़रूरत है। वैसे इन सब चैप्टर में क्या है कि जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या है, आप थोड़ी सी रीजनिंग और थोड़ा सा दिमाग लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर चैप्टर जब आप पढ़ना चालू करते हैं, जैसे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, है ना, तो इसमें कुछ फार्मूले भी होते हैं। यहाँ पे मैं आपको कोई फार्मूला बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन तो मैं आपको बेसिक्स तो बताऊँगा ही यहाँ पे। जैसे परमुटेशन में आप देखते हैं चैप्टर जो होता है, वहाँ पे आपको पी दिखेगा। पी मतलब ऐसे दिखेगा एन पी आर। ठीक है, मतलब एन कोई भी चीज़ें हैं उसमें से आर आपको आर तरीके से अरेंज किया जाता है। तो ये जो परमुटेशन होता है ना, इसमें बेसिकली अरेंजमेंट होता है। मैं अभी बताऊँगा अरेंजमेंट। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, इसमें सिलेक्शन होता है। जैसे कोई ग्रुप है, उसमें से कोई चीज़ें सेलेक्ट करनी है आपको, तो ये सिलेक्शन है, ये अरेंजमेंट होता है। इसमें कोई भी लेटर जैसे ABC दिया है, ये पूछेगा आपको कितने तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, है ना। अब जैसे ये NPR होता है, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन का शॉर्ट फॉर्म C हो जाएगा। इसका ये जो C है ना, और इसमें ये P है, तो ऐसे लिया गया है, तो ये NPR है। तो ये जो फार्मूला होता है इसका NPR का, ये होता है फैक्टोरियल N बटे N माइनस R, ये फैक्टोरियल। थोड़ा सा फैक्टोरियल वगैरह आप जानिए, क्योंकि हर पेपर में आपके क्वेश्चंस आए हैं, दो क्वेश्चंस आए हैं। तो ये फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। नहीं, यहाँ पे मैं आपको कोई फार्मूला नहीं बताने वाला। यहाँ पे मैं बेसिक्स आपको बताऊंगा कैसे आप बिना फार्मूले की ये चीज़ें आप सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानिए। अगर आपको ज़्यादा नंबर लाने हैं मैथ्स में, तो आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, ये हर पेपर में दो क्वेश्चन आया है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, फिर ये सवाल मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो हम यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने जाते हैं। अब यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आप देखते होंगे कि कोई मैथ से स्टार्ट करता है, कोई आप जो है हिंदी से कोई पेपर स्टार्ट कर दिया, कोई रीजनिंग से स्टार्ट कर दिया, कोई और एक जैसे मान लीजिए आपका इसमें मूल विधि और ये सारी चीज़ें आती है, उससे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आप देखते हैं कि आप किसी भी तरीके से पेपर स्टार्ट करते हैं। कोई मैथ से स्टार्ट कर दिया, कोई जो है हिंदी से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे इसको अरेंज करना चाहूँ, जैसे मैं बोलूँ आप यूपीएसआई के एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसमें मान लीजिए 3 ही पेपर हैं, जैसे मैथ्स है, ठीक है, हिंदी है और रीजनिंग है, ये है। अगर मैं बोलूँ अब जैसे कोई स्टूडेंट मैथ से स्टार्ट कर दे, तो मैथ से स्टार्ट करेगा, फिर क्या कर सकता है, मान लो हिंदी फिर किया, फिर रीजनिंग किया। और कोई स्टूडेंट क्या किया, वो भी मैथ से स्टार्ट किया, लेकिन वो रीजनिंग उसके बाद किया, फिर हिंदी किया। ठीक है, और कोई स्टूडेंट मैथ से नहीं स्टार्ट किया, उसने कहा मैं पहले हिंदी से करूँगा, फिर उसके बाद क्या कर सकता है, वो हिंदी से कर दिया, तो फिर मैथ से कर देगा, फिर रीजनिंग से कर देगा। फिर अगर वो तो कोई चौथा स्टूडेंट हिंदी से किया, तो उसके बाद उसने रीजनिंग से किया, फिर मैथ से किया। अच्छा, पांचवा स्टूडेंट आया, वो कह रहा है कि नहीं मैं पहले रीजनिंग से करूँगा, फिर मैं हिंदी से करूँगा, फिर मैं मैथ करूँगा। लेकिन छठवां स्टूडेंट कह रहा है नहीं मैं पहले रीजनिंग करूँगा, फिर मैथ करूँगा, फिर हिंदी करूँगा। तो आप देख रहे हैं इतनी तरीके हो सकते हैं इसको अरेंज करने के लिए। मतलब अगर 3 सब्जेक्ट है, इतने तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई अगर मैथ से करेगा, फिर उसके बाद हिंदी कर सकता है, फिर रीजनिंग कर सकता है। कोई फिर मैथ से ही स्टार्ट करता है, लेकिन तो उसके बाद रीजनिंग करेगा, फिर हिंदी करेगा। कोई हिंदी कर रहा है पहले, तो फिर मैथ्स कर सकता है, रीजनिंग कर सकता है। लेकिन अगर वही सेम हिंदी कर रहा है, तो रीजनिंग कर सकता है, मैथ्स कर सकता है। ठीक है, कोई रीजनिंग से स्टार्ट कर रहा है, फिर हिंदी कर सकता है, फिर मैथ्स कर सकता है। फिर कोई रीजनिंग स्टार्ट कर रहा है, मैथ्स कर सकता है, हिंदी कर सकता है। तो आप देख रहे हैं 6 तरीके हैं। अगर आपको ये 3 सब्जेक्ट हैं आपके यूपीएसआई के एग्जाम में मान लीजिए, तो आप 6 तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करके ऐसे सीक्वेंस में आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन तो हर एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में इतना थोड़ा ना आप डायग्राम बनाएंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए शॉर्ट तरीके के लिए वो परमुटेशन रूल यूज किया जाता है ना। वो परमुटेशन से आप इसको शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो कैसे करना है। आपके पास 3 सब्जेक्ट है, तो मैंने 3 स्पेस ऐसे बना लिया जाता है और यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। ये लेफ्ट वाला जो भी आपका स्पेस होगा, यहाँ से आपको भरना चालू करना है। अब ये बताइए आपके दिमाग में क्या आएगा। आपके दिमाग में 3 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या है, 3 सब्जेक्ट है, आपके पास चॉइस क्या है। आपके पास 3 सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट का 3 चॉइस है। आप तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए आपके पास मैथ है, हिंदी है, रीजनिंग है।
आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते तो आपके पास चॉइस कितनी हुई, 3 चॉइस हो गई, तो आपने 3 ऐसे रख दिया। अच्छा, अगर मान लीजिए इसमें से आपने मैथ से स्टार्ट कर दिया, मान लो कोई मैथ से स्टार्ट कर दिया, तो ये तो मैथ तो फिक्स हो गया। अब आपके पास चॉइस कितने, अब आपके पास 2 ही चॉइस हैं, या तो आप हिंदी से स्टार्ट करो या तो आप रीजनिंग से स्टार्ट करो। तो अब आपके पास 2 चॉइस है, तो इस दूसरे वाले प्लेस के लिए 2 चॉइस है। अगर मान लो आपने हिंदी से स्टार्ट कर दी, हिंदी दूसरे चॉइस पे कर दी, पहले मैथ किया फिर हिंदी कर दिया, अब आप बताओ कि आपके पास क्या चॉइस है, एक ही सब्जेक्ट बचता है, कोई भी, है ना, कोई भी एक सब्जेक्ट बचेगा आपके पास। बात को आप समझ रहे हैं? फिर से आप देखते हैं, जैसे आपके पास 3 सब्जेक्ट है, सबसे पहले आप एग्जाम में बैठते हैं, आपके पास कितनी चॉइस, आप चॉइस देखिए, आपके पास 3 चॉइस है, चाहे आप मैथ से स्टार्ट करो, चाहे आप हिंदी से स्टार्ट करो, चाहे आप रीजनिंग से, 3 चॉइस आपके पास है। तो मैंने पहले स्पेस के लिए 3 चॉइस हो गया। लेकिन अब जब दोबारा दूसरा आपको पेपर, मतलब उसमें से जो भी सब्जेक्ट होगा, दूसरा सब्जेक्ट अगर आपको स्टार्ट करना हुआ, तो एक तो आप स्टार्ट कर चुके हैं, अब आपके पास 2 ही सब्जेक्ट बनेगा, वो 2 सब्जेक्ट में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। तो आपके पास अगर कहेंगे तो आपके पास 2 ही चॉइस होगी, है ना, लेकिन लास्ट में आपके पास एक ही चॉइस होगा, क्योंकि आप 2 सब्जेक्ट का एग्जाम, 2 सब्जेक्ट आप सॉल्व कर चुके हैं, कह सकते हैं ऐसा ना। तो इनको कुछ नहीं करना रहता, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 दूनी 6, ये 6 आपका आ गया। ये 6 तरीके होते हैं जो यम में 4 को अरेंज करने का, ठीक है। एक तो ये हो गया। मान लो अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, इन्हीं को मैं ऐसे लिख देता हूं, जैसे मैं ये लिख दिया, 1 2 3 मैंने लिख दिया, 1 2 3, है ना। अब मैं बोलता हूँ इसको आप अरेंज करिए, ठीक है, कोई कंडीशन वगैरह कुछ नहीं दिया है, आपको बस अरेंज करना है, कितने तरीके से अरेंज। तो पहले यार 123 आप लिख सकते हैं, लिख दिया, वही सेम लिख दिया। फिर 132 आप लिख सकते हैं, फिर आप क्या लिख सकते हैं, 213 लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं आप, 231 लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं आप, 312 लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं आप, 321 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं आपके पास 6 तरीके हैं, इतनी ही चीज़ें आप लिख सकते हैं 1 2 3 से बना के, है ना। रिपीट नहीं होना चाहिए इसमें, रिपीट का ऐसा कोई केस नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होते चला जाता है, आपको कोई रिपीट नहीं करना, जैसे जो है एक एक का एक ही बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे सिंपल करना होगा तो आप 3 स्पेस हैं आपके पास, 3 ही लेटर आपको बनाने हैं। तो आप बताओ पहली चॉइस क्या है आपके पास, पहले पास आपके पास 3 लेटर है, मतलब 3 वर्ड है, 1 2 3। इस 3 डिजिट में से, 3 डिजिट है आपके पास, 3 डिजिट में से आपको चाहे 1 उठा लो, 2 उठा लो, 3 उठा लो, कुछ भी आप उठा सकते हैं, है ना। तो आपके पास चॉइस कितनी है, 3 चॉइस है, ठीक है। अच्छा, जब आपने एक चॉइस इसमें से चॉइस निकाल ली है, तो अब आपके पास 2 ही बचेगा। अगर आप मान लो 3 निकाल लेते हैं, है ना, आपने 3 यहाँ फिक्स कर दिया, ये चॉइस है और ये तो डिजिट है, 3 फिक्स कर दिया, तो आपके पास 2 ही बचेगा। या तो आप यहाँ पे 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, या तो 2 रख सकते हो, 1 रख सकते हो। बात समझ रहे हैं, 2 ही चॉइस है आपके पास, तो यहाँ 2 चॉइस, है ना। लेकिन अगर मान लो जैसे आप यहाँ 1 रख लेते हैं, तो आपके पास तभी भी इसमें से आपने 1 पहले रख लिया, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, तो 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, तो 3 रख सकते हो, 2 रख सकते हो। बात आप समझ रहे हैं ना। तो शुरुआत में आपके पास 3 चॉइस है, आप चाहे 1 रख दो पहले, 2 रख दो या 3 रख दो, जो मन में आपने रख दिया, ठीक है। तो पहले केस में आपके पास 3 चॉइस है, दूसरे में अगर आपने एक फिक्स कर दिया तो आपके पास 2 ही चॉइस बचती है, और तीसरे में आपके पास सिंगल एक चॉइस बचती है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी कितने तरीके से, 6 तरीके से इसको आप अरेंज कर सकते हो। तो ये हो गया। अच्छा, इसी सवाल को मैं ये बोलूँ कि आपको ये 1 2 3 ही मैंने दिया है, 1 2 3, और मैं बोलूँ इनको आपको क्या करना है, 2 डिजिट का अरेंज करना है, 2 डिजिट में ही अरेंज करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं अरेंज इन्हें, आप ऐसे कर सकते हैं, 1 2 लिख सकते हैं, 1 3 लिख सकते हैं, ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई चीज़ें। फिर 2 आप क्या लिख सकते हैं, 2 1 लिख सकते हैं, 2 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं आप, 3 1 लिख दिया, 3 2 लिख दिया। तो आप कितना देख रहे हैं, 6 तरीके हैं, 6 पेज, है ना, ऐसे। अच्छा, अगर इन्हीं 2 डिजिट का बनाना है तो सबसे पहले आपके पास देखिए चॉइस क्या है, आपके पास 3 डिजिट अलग अलग हैं, तो सबसे पहला आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी रख सकते हैं, यानी आपके पास 3 चॉइस है, ठीक है। अब बताइए, अब आपको दूसरी इस पे दूसरे स्थान पे रखना है, तो दूसरे जब आपने 1 रख दिया, एक कोई भी डिजिट इसमें से रख दी, अब आपके पास 2 डिजिट बची, आपके पास 2 चॉइस है, 2 रख दिया, बस इतना ही गुणा कर देना, 3 गुणे 2, ये कितना आ गया, 6। बात समझ रहे हैं। तो ऐसे तरीके होती हैं। अब जैसे ये सवाल है, इस सवाल को भी देखते हैं, ठीक है। अब जैसे चाहे तो और भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे मान लो मैंने मैथमेटिक्स ले लिया, या कुछ भी ले लो, ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल, ठीक है, ये ले लिया। अब इसको मैं बोलूँ अरेंज करना है, ठीक है। अगर आप इसको अरेंज आपको करना है तो आप कैसे कर सकते हैं।
तो आपके बताइए कि आपके पास कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है ना। 7 स्पेस है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो पहली चॉइस 7 तरीके से यहाँ रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, टी रख सकते हैं, आर रख सकते हैं, आई रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, जी रख सकते हैं, एल रख सकते हैं, ई रख सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसे लेटर जितने भी है कोई रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कोई 2 बार 3 बार ऐसे कुछ नहीं, ये सिंपल है, सब अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये आसान होता है। अब दोबारा क्या होगा, एक फिक्स कर दो, दोबारा 6 तरीके से, है ना। फिर कितने बचेंगे, 2 जब ले लोगे, इसमें से 2 जब अरेंज आप सेट कर देंगे तो बचेगा कितना, 5, फिर 5 तरीके से, फिर 4 तरीके से, फिर 3 तरीके से, फिर 2 तरीके से, यहाँ पे सॉरी 2 आएगा, फिर 1 तरीके से। तो ये गुणा कर दो, यही आंसर आ जाएगा। इतने तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या होता है, जो जब किसी को डायरेक्ट लिखना होता है तो चाहे ऐसे गुणा कर लो, लेकिन लोग देखते हैं जब इसमें कोई चीज़ें रिपीट नहीं कर रही है ना, कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, तो वो बोल देते हैं फैक्टोरियल 7 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है, जैसे कहीं अगर फैक्टोरियल 5 लिखा है, जैसे फैक्टोरियल 7 लिखा है, इसका मतलब घटाते हुए चले जाओ, 7 6 5 4 3 2 1, 3 2 1। अगर कहीं फैक्टोरियल 6 लिखा है, इसका मतलब 6 5, है ना, 4 3 2 1, है ना, ऐसे गुणा करते हैं। कहीं 4 लिखा है फैक्टोरियल, इसका मतलब है 4 गुणे 3 गुणे 2, ऐसे 1 तक लिखते जाना होता है, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल 7 तरीके से अरेंज कर सकते हैं इसको। अच्छा, अगर मान लो लेटर कुछ उसमें रिपीट हो रहे हैं, फिर क्या करोगे। इसमें अगर मान लीजिए कोई चीज़ें रिपीट हो रही है, तो जैसे मैथमेटिक्स में लेता हूँ, MATH, है ना, MATHE, मैथमेटिक्स की स्पेलिंग होती है MATICS, है ना, मैथमेटिक्स, ठीक है। अब इसको मान लो अरेंज करना है, तो इसको अरेंज करने के लिए सबसे पहले गिन लो कितने इसमें आपके कितने लेटर हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको पता है ये फैक्टोरियल 11 तरीके से इसको हम अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें बात यह है, इसमें कुछ चीज़ें रिपीट कर रही है, जो रिपीट कर रही है उनको डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे देखना, ए कितनी बार आया है, ये 2 बार आया है, ठीक है। ए कितनी बार है, 2 बार। और कोई 2 बार आया है, तो इसमें आप अगर देख लेंगे तो एक कोई 2 बार और आपको देखना, जैसे यम भी 2 बार आया है, देखो एम कितनी बार, 2 बार, ठीक है। और कोई 2 बार आया है, टी भी 2 बार, ठीक है, टी भी 2 बार। और कोई ई वगैरह कुछ नहीं। तो जितनी बार जो टर्म है, ये 2 बार आया है, अच्छा ये मैं फैक्टोरियल यहाँ क्यों लगा रहा हूँ, ये 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल गुड़े, और यम भी 2 बार, 2 फैक्टोरियल गुड़े, ये भी टी 2 बार, 2 फैक्टोरियल, ये आंसर आ जाएगा। अगर कोई चीज़ें रिपीट हो रही है उसमें, उसको अरेंज आपको करना है, कोई कंडीशन और नहीं दिया है तो ऐसे कर सकते हैं, जितना लेटर है उतना ऊपर उतना फैक्टोरियल लिख दीजिए, और जो रिपीट हो रहे हैं वो नीचे उतने फैक्टोरियल गुणा करते चले जाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब अपने सवाल में क्या करा है, अपने सवाल में कुछ कंडीशन वगैरह भी दी है, और आपको डिटेल में इसको पढ़ना है तो यार आप जाके बहुत सारी किताबें NCERT की उठा लो, पढ़ लो, या कोई और किसी का लेक्चर समझ में आता है वो पढ़ लीजिए, बाद में मैं कोई लेक्चर भी इस पर बना दूंगा, ठीक है। अब ये मैकेनिकल है, इसमें थोड़ा सा अपने लिए कठिन दे दिया है, लेकिन ये आसानी से समझ सकते हैं, मैकेनिकल, ठीक है। अब इसमें हमारे लिए क्या कह रहा है, हमारे लिए कह रहा है 5 अक्षरों का इस प्रकार शब्द बनाना है, 5 बनाना है, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे आप कर लेंगे, ठीक है। 5 कर लिया। वह शब्द हमेशा एक व्यंजन से स्टार्ट हो, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, तो इसमें आप देखेंगे कितने कॉन्सोनेंट हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तो कॉन्सोनेंट अगर आप देखते हैं इसमें, तो आप देखेंगे मैकेनिकल में M कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल है, E नहीं है, E वॉबल है, C कॉन्सोनेंट है, C कितनी बार आया, 2 बार, ये भी लिख लेंगे, एक ये C। अच्छा H कॉन्सोनेंट है, H लिख लिया, H है। अब A नहीं है, N कॉन्सोनेंट है, लिख लिया, N है। और I नहीं है, C तो ले चुके हैं, A नहीं है, L। इतने कॉन्सोनेंट हैं आपके पास, ठीक है। एक, और ये रिपीट हो रहा है 2 3 4 5, मतलब अगर रिपीट काउंट करके करेंगे तो 6 है, नहीं तो उस तरह 5 है। अब इनको आपको अरेंज करना है, तो मान लो अगर मैं सिर्फ यम एक जगह ले लेता हूँ तो ये फिक्स हो जाएगा, यम ही रहेगा, ठीक है। ये कौन सा कह रहा है कि ये एक व्यंजन से स्टार्ट हो, तो अगर ये व्यंजन से स्टार्ट, मैं मान लेता हूँ, मैं व्यंजन में यम ले लेता हूँ, यम मैंने लिख दिया, तो ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे समझना, तो कंफ्यूज नहीं होगे, और ऐसे ही एग्जाम में भी करके आना। तो जब मैंने यम यहाँ ले लिया, ठीक है, अब ये फिक्स हो गया। अब इधर दिमाग ही मत लगाओ, इस साइड दिमाग ही नहीं लगाना, हमने फिक्स कर दिया। अब इस पे दिमाग लगाओ, ये जो स्पेस बचे हैं 4, ठीक है। अब ये बताओ, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे भाई यम इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है लेटर,
10 टोटल लेटर है, जिसमें से एक हमने फिक्स कर दिया, बचा कितना, 9 लेटर बचे। अब 9 को ही आपको अरेंज करना है, जैसे मैंने अरेंज करने का पहले तरीका बताया तो वैसे तरीका लगा दो। तो अब आप इसको कैसे कर सकते हो, 9 बचा, 9 तरीके से यहाँ कर सकते हैं, फिर बचेगा यहाँ पे 8 तरीके से, फिर बचेगा यहाँ 7 तरीके से, फिर बचेगा यहाँ 6 तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये तो आपका ये हो गया बटे, इन पूरे के बटे। अब रिपीट भी देख लो इसमें से, क्योंकि सब नियम फिर वही पुराना जो मैंने बताया था वैसे नियम लगा देना है, बस यम को यहाँ फिक्स कर दो। ठीक है, हमने सिर्फ इसमें से अभी यम को फिक्स किया है, यम को फिक्स कर दिया, और बाकी जो पुराना नियम था वही लगा दो जो अभी मैंने सिखाया था। तो 9 8 7 6 हो गया, 4 स्पेस बचे थे, चारों में मैंने ऐसे कर दिया। अब रिपीट क्या हो रहा है, देखो सी रिपीट हो रहा है, ये सी हो रहा है, सी और सी 2 बार आए हैं, तो फैक्टोरियल 2 गुड़े और कोई ए और ए भी 2 बार आया, 2 फैक्टोरियल ए भी। ये आपका आंसर आ जाएगा कब, जब यम से स्टार्ट होगा। अब उसके बाद आपके पास क्या बचता है, अब ऐसे अगर आप देखोगे ऐसे यहाँ पे आप क्या रख सकते हो, यहाँ पे यच भी रख सकते हो। ठीक है, यच ऐसे रख के फिर कितना आ जाएगा, यच आप रख दोगे तभी भी कितना आएगा, 9 गुड़े 8 गुड़े 7 गुड़े 6, 4 तो ये हो गए बटे, इसमें भी 2 ही फैक्टोरियल वही आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। इसमें भी सी और आपका कौन सा आएगा, सी आएगा और ए आएगा, वो 2 बार रिपीट हो रहा है। एच के लिए वैसे हो गया, ऐसे यन के लिए कर लोगे, ऐसे यल के लिए कर लोगे, जैसे यन के लिए करोगे तो क्या आएगा, एक स्पेस ये हो गया, 1 2 3 4, तो यह आ जाएगा 9 8 7 6। ठीक है, यन के लिए हो गया बटे 2 फैक्टोरियल क्योंकि रिपीट हो रहा है, गुणे में आ जाएगा। यन के लिए हो गया, ऐसे यल के लिए भी कर लोगे, है ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 गुड़े 8 गुड़े 7 गुड़े 6, और ये भी कितना, 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो 4 तो सेम ही बन रहे हैं, सेम एकदम बन रहे हैं 4, क्योंकि यहाँ पे कोई रिपीट नहीं, यम एच यन यल ये सेम ही बन रहे हैं, सेम वैल्यू आएगी इसकी। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यन था ना, हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं, 4 बार रिपीट हो रहा है ना, तो हमारा आ जाएगा 9 गुड़े 8 गुड़े 7 गुड़े 6 बटे 2। अब जब पता रहता है तो कोई इतना नहीं हल करता, इतना ही करेगा जितना मैं बता रहा हूँ। ये एक आ गया। अब समझना, एक अभी बचा है सी वाला, सी वाला देखो कैसे करेंगे, इतनी वैल्यू तो आ रही है अभी हमारी, अब सी वाला भी करके जोड़ देंगे। ठीक है, इन सबको जोड़ते हैं ना, जैसे यल वाली वैल्यू, यन वाली वैल्यू, यम वाली वैल्यू, यम वाली वैल्यू, यच यन यल, इनको सबको जोड़ोगे तो इनको 4 बार जोड़ने के बजाय 4 बार गुणा कर लो, मतलब 4 से गुणा कर लो, उतनी ही वैल्यू आएगी। अच्छा, सी के लिए क्या करोगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे फिक्स, मान लो यहाँ पे सी फिक्स कर दिया। अब जब यार इसमें ये बताओ, आप सी आपने फिक्स कर दिया, अब सी थोड़ा ना 2 बार आएगा, एक तो फिक्स कर दिया। मैंने बताया इससे आपको मतलब ही नहीं, आगे सोचो आपको क्या करना है। आगे आपके पास ये 10 लेटर था, 10 में से एक आपने निकाल लिया, बचा 9, और फिर क्या बचा 8, फिर कितने तरीके 7, फिर कितने तरीके 6, है ना। ठीक है, इतना तो हमने कर दिया। अब नीचे क्या फैक्टोरियल करोगे, अब रिपीट देखोगे, सी तो आप एक बार ले चुके हैं, यहाँ पे फिक्स कर दिया, अब इसको भूल जाना है लेके। अब अगर ये बचे हुए में देखेंगे तो क्या सी रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो सी को फैक्टोरियल 2 मत करना, सिर्फ रिपीट एक ही टर्म हो रहा है, ए और ए, तो हमने यहाँ पे क्या करना, फैक्टोरियल 2। बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। तो सी के लिए इतना आएगा, तो कहने का मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, इसको सब में मिटा देता हूँ, हमारा आंसर ये आ गया। इनको हल कर लो, ये आपका आंसर है 9 गुड़े 8 गुड़े 7 गुड़े 6 बटे 2 फैक्टोरियल गुड़े 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और प्लस ये वैल्यू, इतनी वैल्यू मैं रख देता हूँ, कितना था ये, 9 गुड़े 8 गुड़े 7 गुड़े 6 बटे 2 फैक्टोरियल। ये आंसर है। अब इनको जब हल करोगे तो कितना आएगा, मैं आपको हल करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, थोड़ा समझाने में समय लगा, मेरे हिसाब से ऐसे करिए, आगे कुछ भी दे सकता है, बहुत तरीके होते हैं। आगे वॉवेल को फिक्स कर देगा, पीछे व्यंजन को फिक्स कर देगा, तो फिक्स करके उसको भूल जाओ, बीच में जो वैल्यू बची है, जो पिछला वाला जो मैं तरीका बताया था उसी तरीके करना है। तो इनको जब हल करोगे तो 2 फैक्टोरियल का मान कितना आएगा, 2 गुड़े 1, तो ये 4 आ गया, 2 आ गया, सॉरी 2। तो ये कहने का मतलब 2 गुड़े 2 यानी ये 4 ही आएगा, ये 4 इससे काट दो, तो बचेगा सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू, यानी 9 गुड़े 8 गुड़े 7 गुड़े 6 प्लस ये 2 ही आएगा, ये पूरा 2, ये 2 चौकाट इतना कर दिया, तो इसमें से कितना आ जाएगा, 9 गुड़े 4 गुड़े 7 गुड़े 6। ठीक है, तो आप क्या करो, चाहे कॉमन ऑमन ले लो या गुड़ा ही कर लो। ठीक है, तो इसमें आप अगर गुड़ा करेंगे तो 9 8 72, 72 और 7 6 42, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। ठीक है, ये 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, तो ये आ जाएगा फाइनली 4 8 4 12। ठीक है, और 8 1 9 1 10, 30 24 आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू 30 24 आ गई, ये पूरी, ये 30 24 आ गया। अच्छा, इनको सॉल्व कर लो, तो ये जाएगा 9 चौक 36, 7 6 42, 36 और 42 को गुणा कर लो, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7,
और 6 चौक 24 है ना, और 2 4 3 12 2 14, तो फाइनली कितना आ जाएगा 2 7 4 11 15 12, तो ये 15 12 और जोड़ लो, तो ये अब 30 24 में 15 12 आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, 45 36 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी जो है परमुटेशन का क्वेश्चन था, इस तरह आप समझ सकते हैं जैसे मैंने बताया। और भी तरीके अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी जिनको नहीं आता वो ऐसे समझिए और अपना दिमाग लगा के भी सॉल्व करिए। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये डीआई का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हर पेपर में आपके 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आया है डीआई के, कभी कभी पेपर के शुरुआत में ही दे दिया है, जिससे कुछ क्वेश्चन एक्चुअली क्या होता है, अगर 40 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन मैं गलत ही पा रहा हूँ या गलत पा रहा हूँ, कुछ तो गलत एक मान लो गलत हो गया और एक का भाषा ही नहीं समझ पा रहा है, तो मान लो पहला क्वेश्चन वही देते तो आदमी घबरा जाता है। कोई भी स्टूडेंट होगा वो घबरा जाता है, अरे यार ये कैसे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने तैयारी ही नहीं की। तो आप टेंशन मत लिया करिए, जो ना है उसको वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाया करिए। 40 में आप 38 करिए, 39 करिए, 1-2 छोड़ दिया करिए अगर नहीं आ रहा है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये दिया है, निम्नलिखित चित्र को देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तालिका का कुछ लिखा हुआ है, अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। 3 अलग अलग वर्ष के लिए विभिन्न मोबाइल की कुल बिक्री मिलियन में है, ये बिक्री दिया है, ठीक है। सैमसंग का 18 मिलियन की बिक्री है 10-11 में, ठीक है, और 11-12 में 36 मिलियन का, 75 मिलियन का, ऐसे है। ये 108 मिलियन है नोकिया का, और ये 81 मिलियन है, और ये सोनी का 24 मिलियन है, और ये 92 है, ठीक है। ये 92 है, ठीक है, ये 92 है, ये थोड़ा सा समझना, ठीक है। अब क्या है, पहला सवाल करते हैं, 30 नंबर का सवाल करते हैं। क्या कह रहा है, सभी 5 कंपनियों द्वारा साल 12-13 में, 12-13 की बात कर रहा है, 12-13 में बेचे गए मोबाइलों की औसत संख्या क्या है। ये मोबाइलों की संख्या 18 मिलियन मोबाइल जो है सैमसंग का 10-11 में बेचा, और 12-13 में 75 मिलियन, ठीक है। तो इन्हीं का हमें एवरेज निकालना है, तो इनका एवरेज आप निकाल लो। 75 और कितना है 105, और कितना है 60, और कितना है 70, और कितना है 85, ठीक है। ये है इनका एवरेज निकालना है, तो आप सिंपली चाहो इनको आप जोड़ के ऐसे ऐड कर लो, 75 + 105 + 60 + 70 + 85 आसान है, और कितनी संख्या है 5 है, भाग कर दिया आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक काम और कर सकते हो, जैसे एवरेज में मान के भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं एवरेज का, जैसे जिसको समझ में आता है कर लीजिए। एवरेज में जैसे मैं मान लूँ इसका एवरेज 80 है, मैंने अपने मन से मान लिया 80 है। अब मैं क्या करूँगा, ये जितनी भी वैल्यू है सबको 80 लाने की कोशिश करूँगा। जैसे ये 75 है, 75 को हमें 80 लाना है क्योंकि हमने एवरेज 80 मान ही लिया। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जोड़ के करना ज़्यादा आसान रहेगा। इसमें आगे पीछे कुछ गलत हो गया तो एक नंबर, जो जितने नंबर भी हैं वो चले जाएंगे, एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाती है। बता देता हूँ कैसे ये भी होता है, आगे कोई समझाता है तो ये बात के समझना कि हाँ ये बहुत कोई नई बात नहीं है, ठीक है। 80 मान लिया, अब 75 है ना, तो 80 लाने के लिए हमें कितना और 75 में जोड़ना पड़ेगा, +5, तभी 80 आएगा। हमें हमारा टारगेट है एवरेज 80 पहुँचाना है, ठीक है। अब देखो ये 105 है, हमें 80 करना है, नहीं घटाना पड़ेगा, तो इसमें -25 कर लें, ठीक है। अब इसको 80 लाना है तो +20, ठीक है। इसको 80 लाना है +10, ठीक है, और इसको 80 लाना है तो -5। अब इन्हीं को देख लो क्या आ रहा है, तो ये अगर जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 20, और ये 5 25 इससे कट गया प्लस माइनस, और ये +10 में से -5 के -5 है ना, -5 ये वैल्यू आ रही है। और टर्म कितने थे, अपनी संख्या 5 थी, भाग कर दिया तो -1 ही है आपकी जो वैल्यू आ रही है, यानी जो हमने माना था उससे कम होगा, इतनी वैल्यू उससे कम होगी। तो 80 में से अगर -1 घटाओगे तो 79 एवरेज आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अजीब सा है, आप मेरे हिसाब से जोड़ के क्या करिए, एक्यूरेसी ज़्यादा सही, ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है तो ये मदद करता है, क्योंकि ये जैसे मैंने काटा है ना, तो ये काटने में मदद करता है, ठीक है। तो ये -1 आ गया, यानी हमने जो माना था उसमें से इतना घटाना पड़ेगा, ठीक है, जो एवरेज आया उतना ये घटाना पड़ेगा, तब हमारी जाके एक्चुअल वैल्यू आएगी जो भी था। अच्छा, ये सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कितनी कंपनियों में वर्ष 10-11 की तुलना में, रेफरेंस 10-11 ले रहा है, 10-11 यानी ये रेफरेंस ले रहा है ये, ठीक है। 10-11 की तुलना में 11-12 में बेचे गए मोबाइलों की संख्या में, बेचे गए 11-12 में जो भी बेच रहे हैं, हम इस सबको मिटा देता हूँ मैं अभी, है ना, ठीक है, कम से कम 50% की वृद्धि या कमी हो। कहने का मतलब कि ये जो वैल्यू है ये 18 मिलियन इन्होंने बेचा है सैमसंग का 10-11 में, तो अब 11-12 का बोल रहा है, 11-12 में या तो 50% की वृद्धि हो गई हो, कम से कम 50% होना चाहिए, यानी 50 को लेके, जैसे मान लीजिए ये 18 है, तो 18 का 50% अगर इंक्रीमेंट करेंगे तो 50, ये 9 और जोड़ दो इसमें ना,
तो ये कितना आ जाएगा, 9 8 17 यानी 27 आ गया। अगर 27 होता तो ये 50% की इंक्रीमेंट इसमें थी। बात समझ रहे हैं? या डिक्रीज कर दो, जैसे ये 18 था, अगर इसमें से 9 घटा देते यानी 9 होता तो ये 50% कम हो जाती, इनकी सेलिंग जो भी है वो कम हो जाती। अच्छा, अब क्या करें, तो कैसे, ये हमें देखना है कि कितनी ऐसे, क्या देखना है, कितनी कंपनियों में ऐसी हुई। जैसे सैमसंग का आप देखो जरा, सैमसंग में पहले 18 मिलियन बेच रहे थे, ये बेचना ही है ना, तुलना में बेचेंगे, बेचना ही है। पहले 18 मिलियन बेच रहे थे, अब 11 12 36 मिलियन। तो आपको क्या लग रहा है, 50% नहीं 100% की वृद्धि हो गई है। यहाँ पे 100% है, ये 18 सीधे बढ़ गया, ये 100% है। तो एक तो ये हो गया सैमसंग, ठीक है। अच्छा 108 देखो, 108 और 81, आधा करोगे आधा बढ़ाओगे तभी भी 81 नहीं है, यानी ये नहीं है, नोकिया नहीं है। इसमें देख लो 24 और 92 है ये। पहले 24 मिलियन सोनी बिकता था 10 11 में, और 11 12 में 92 मिलियन बिक रहा है, यानी ये 100 से भी ज़्यादा है ना। तो यानी ये दूसरा केस ये हो गया, ठीक है। अच्छा ये देखो 28, पहले 28 मिलियन, अब कितना 42। तो इसमें देखो कि इसमें इन्होंने 28 का आधा करोगे, जैसे ये 100% मानोगे तो इसका आधा 14 होगा, 14 यानी 50%। देखो 50% इसमें बढ़ा है, यानी इसमें 14 जोड़ोगे ना तो ये 42 आ जाएगा। तो इसमें अगर वृद्धि की बात करोगे तो इसमें 50% की वृद्धि है, ठीक है। और इसमें भी वृद्धि है, ये वाली वैल्यू तो वृद्धि थी, यानी 2 3 केस ये हो गया। अच्छा इसमें देखोगे तो ये 50% की कमी है ना, 50% की कमी होगी। पहले 34 मिलियन बिकता था, अब 17 मिलियन बिक रहा है, सीधे सीधे 50% की कमी होगी। तो 4, तो इसमें जो ऑप्शन की बात करेंगे तो 4 ऐसे केस हैं। इसमें ऑप्शन गलत दिया है मेरे हिसाब से, आप भी लगा लीजिएगा। इन्होंने 3 दिया था, ये 4 होगा, ठीक है। इनके हिसाब से 3 आ रहा है, मेरे हिसाब से 4 आ रहा है, ठीक है। और ये जो सवाल है इसका थोड़ा सा लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है, इसको आप लगा लीजिएगा। मुझे तो नहीं समझ में आया लैंग्वेज, इसको यहीं पे स्किप करते हैं, आप लगाइएगा, देखिएगा अगर लग जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए 33 नंबर देखते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ, 1 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, गलत भी दे सकते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये सवाल जो है 33 नंबर सवाल, एक काम अकेला ए 8 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसे 10 दिनों में पूरा करता है। तो ए कितने दिनों में, 8 डेज में, ठीक है। और बी कितने दिन में, 10 दिन में, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर वे दोनों एक साथ मिलकर इस काम को पूरा करें तो इसके लिए उन्हें परिश्रमिक के रूप में 900 रुपये मिलते हैं। 900 रुपया दोनों को मिल रहा है अगर साथ में काम करते हैं। इसमें क्रमशः ए और बी की हिस्सेदारी ज्ञात करें, या भी ज्ञात करें कि काम पूरा करने में कितने दिन लगे। हमें 3 चीज़ बतानी है, ए और बी को कितने पैसे मिले, ये पैसा आया है, और ये बताना है कितने दिनों में उन्होंने काम को पूरा किया। तो सिंपली बहुत सारे तरीके होते हैं जो आपको समझ में आया कर लीजिए। इसका एलसीएम ले लीजिए तो 40 आ जाएगा। मान लेते हैं 40 ईंट बिछाना था, तो ए 40 ईंट, यही हमारा टोटल काम है। इस 40 ईंट को ए 8 दिन में बिछाता है, तो बताइए इसकी इफिशियंसी कितनी होगी। 8 पंजे 40, 5 ईंट पर डे, एक दिन में 5 ईंट बिछाएगा। और ये बी वाला जो 10 ईंट है ना, तो ये 10 दिन में ये 40 ईंट बिछाता है, तो एक दिन में कितना बिछाया होगा, 40 बटे 10, ये ईंट बटे डब्ल्यू, ठीक है, ईंट बटे डी, मतलब जितना भी आएगा 40 ईंट 10 दिन में, तो ये कितना आ जाएगा, 4 ईंट पर डे बिछाएगा। तो ये इफिशियंसी आती है, ये जो वैल्यू आ रही है ये इफिशियंसी है, ठीक है, ये इफिशियंसी, ये क्षमता है। और पैसा जो मिलता है वो इफिशियंसी से, काम के हिसाब से मिलता है। बात समझ रहे हैं, उसको कितना काम किया उसके हिसाब से मिलता है, दिन के हिसाब से नहीं मिलता। तो अगर आप 7 काम कराना चाहते हैं तो तीसरे का आंसर तो आपको मिल जाएगा। मिलकर अगर काम करते हैं तो बताओ कितना काम है, 40 ईंट बिछाना है, और दोनों अगर 7 काम करने लगेंगे तो 5 6 9 ईंट एक दिन में बिछने लगेगा। तो ये खत्म हो गया, तो 40 बटे 9 दिन ले लेंगे, ये इतने आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 40 बटे 9 दिन 2 ऑप्शन में आता था, इसमें और इसमें, तो अभी हमें और चेक करना पड़ेगा। अगर एक ही में होता तो और नहीं निकालते हैं, ऐसे आंसर कर देते हैं। अब जो हमें पैसा मिल रहा है ना, इनकी इफिशियंसी का जो रेशियो है ना ए और बी का, वो कितना है, इफिशियंसी से ही आप काम कर लो, 4 और इतने की, ठीक है, 5 और 4 के, तो टोटल 9 इफिशियंसी अगर है तो इनको पैसा जो मिल रहा है 900 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो 1 यूनिट के लिए 100 रुपया, तो ए को कितना मिला, 100 से गुणा कर दो, 500 रुपया ए को मिल गया, और इसको कितना मिल गया, 400 रुपया, ठीक है। अगर आप काम भी निकाल के करते ना यार, तो ये अनुपात में चीज़ें हैं ना, तो काम अगर यहाँ जैसे ये 1 दिन की इफिशियंसी मैंने ले ली, 1 दिन का काम हमने ले लिया, ये काम ही है मान के चलो, एक दिन के हिसाब से हमने देख लिया, लेकिन ये टोटल के हिसाब से भी यही रेशियो बनेगा। बात समझ रहे, क्योंकि ये एक साथ में काम करें, कोई ऐसा है नहीं कि ये जो है कुछ दिन काम किया छोड़ दिया, कुछ दिन काम किया छोड़ दिया। अगर ऐसे केस होता है तो उसमें टोटल काम निकालना पड़ता है। इन्होंने शुरू से काम चालू किया, अंतिम तक काम किया, तो इसमें अगर जब अनुपात की बात करोगे, जो 1 दिन का अनुपात इनके कार्य का आएगा वही अनुपात इनका टोटल में भी आएगा। बात समझ रहे हैं, इसलिए हमने ऐसे कर लिया।
नहीं तो अगर ये काम छोड़ के काम कर रहे हैं तो उसमें टोटल काम निकालोगे, काम के हिसाब से पैसा मिलता है, ये दिमाग में रखना। दिन उनके हिसाब से नहीं मिलता, तो 500-400 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसीलिए अनुपात, एक दिन का ही अनुपात के लेके हल कर लिया। इसमें काम वाम आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ऐसा दिया ही है सवाल। ठीक है, बस इतना ही दिमाग में रखना कि जो है अगर जो है वो छोड़ के काम कर रहा है तब उसको काम निकालना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं। शुरू से अंतिम तक दोनों काम कर रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अब ये रीजनिंग का सवाल है, ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है, सितंबर 15 कितना है, 2212 ईस्वी का है। ठीक है, वो क्या लिखा है, को हफ्ते का कौन सा दिन होगा, वो हमें डे बता रहा है कौन सा दिन होगा, तो इनके हिसाब से मंगलवार आ रहा है। पता है, इसके लिए आपके पास हो सकता है कोई कोड वोड हो, कोई फार्मूला हो, कुछ ऐसे भी आप करते होंगे, काफ़ी तेज़ी से उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार बहुत सारी चीज़ें जितना भी दिमाग में आप लोड रखोगे, याद करोगे, है ना, वो प्रॉब्लम करता है। अभी भूल भी जाएंगे, अगर आप कोड की जगह कुछ कोड इधर का उधर कर दिया तो आपको गलत आंसर आ जाएगा। तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ और उस बेस के आधार पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए कितना सही होता है, क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, तो जैसे मान लो हम क्या करते हैं, आपको पता है जो जब कैलेंडर बना था तो 1 तारीख को क्या हुआ था, 1 तारीख को जो दिन था वो मंडे था। ठीक है, मंडे से स्टार्ट हुआ था जब भी कैलेंडर बना था, कैलेंडर के हिसाब से 1 तारीख जो भी रहा होगा उस दिन मंडे था। अगर ये मंडे था, इसी को मैं बेस मान के सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वहीं से मैं आपको बेस मान के यहाँ तक आएंगे, सितंबर 15 तारीख तक आएंगे 1 तारीख से, है ना। अभी क्या है, अभी थोड़ा समझाने में समय लगेगा, लेकिन इसको आप चाहेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, फटाफट आप आंसर रख देंगे। ठीक है, कि कुछ बेसिक चीज़ें इसकी पता होनी चाहिए। अगर ये बेसिक चीज़ें पता है तो ये हमेशा दिमाग में रहती है। तो 1 तारीख का डेट 1 तारीख का लेके हम काम करेंगे, उस दिन मंडे था, मंडे को आधार मानेंगे। अच्छा, अगर 1 तारीख को किसी दिन अगर मंडे है, किसी भी तारीख को अगर मंडे है, तो आप बताइए मंडे फिर कब आएगा, उसके 8वें दिन मंडे आएगा। तो उसको कैसे करते हैं, जैसे मान लो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख। ठीक है, अगर इस दिन मंडे है मान लो, ठीक है, तो फिर कितने तारीख को मंडे आएगा, 8 तारीख को मंडे आएगा ना। आप क्या करते हैं, आप ऐसे गिनेंगे तो नहीं, आप क्या करते हैं, जो डेट होता है ना उसी में डिवाइड कर देते हैं 7 से। ये 7 का ग्रुपिंग चलता है। अगर रिमाइंडर 1 आ जाए, कितना आ जाए 1, तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा तो सेम डे हो जाएगा। तो 8 में जब आप 7 से भाग करेंगे तो जो शेषफल आएगा 1 आएगा, तो सेम डे हो जाएगा जो 1 तारीख को होगा। या बीच में कोई भी गैप वैप देके बोलता है तो उस हिसाब से अगर आप वहाँ से काउंटिंग करते हैं, अगर रिमाइंडर 1 आ जाता है तो जो दिन बेस मान के काम करते हैं वही दिन आ जाएगा, अगर रिमाइंडर 1 आता है। तो मेरे हिसाब से मैं 1 तारीख को मंडे माना हूँ, उसके हिसाब से अगर ऐसा होता है तो अगर रिमाइंडर 1 आता है तो वो मंडे आएगा। अच्छा, अगर रिमाइंडर 2 आ जाए तो ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। 3 आएगा तो आगे का दिन होता चला जाएगा। अच्छा, एक सिंपल चीज़ तो ये आप शायद जानते ही। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, मैं कुछ चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ रीजनिंग में, बाकी आप रीजनिंग अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे आप जानते हैं 2 चीज़ें होती है, ईयर की बात आती है तो ईयर में 2 बात आती है, एक होता है नॉर्मल ईयर, ठीक है, और एक होता है लीप ईयर। ठीक है, एक होता है लीप ईयर। ठीक है, तो नॉर्मल जो ईयर होता है वो होता है 365 दिन का, और लीप जो ईयर होता है वो 366 दिन का होता है, 66 हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, वो चीज़ें मैं अभी यहाँ नहीं बताने वाला, आप जानते हैं, क्योंकि जो 24 घंटे हम लेते हैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, कुछ समय कम होता है, 23 घंटा कुछ मिनट कुछ ऐसे होता है, तो इसलिए ये 366 हो जाता है। ठीक है, हर 4 साल में। अच्छा, अब ये लीप ईयर की जो बात आती है तो ये आप समझ गए। अब लीप ईयर में अब आगे बात आती है, एक ऑड डे होता है, विषम दिन। ठीक है, ऑड डे विषम दिन, इसमें एक क्वेश्चन आया था शुरू में। तो विषम दिन कैसे निकालते हैं, तो जैसे 365 में जब आप 7 से भाग करते हैं ना, तो जो रिमाइंडर आता है वो विषम दिन होते हैं, उसी को विषम दिन बोला जाए। जैसे इसमें भाग करेंगे तो 7 × 35 बचा 15, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो एक नॉर्मल ईयर में यही आपको समझने की जरूरत है, एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, ऑड डे। ठीक है, ऑड डे होता है, एक ऑड डे आएगा। अच्छा, 366 में 7 से भाग करेंगे तो कितने ऑड डे आ जाते हैं, तो ये आपके आ जाएंगे, 366 में भाग करेंगे तो आपके 2 आ जाएगा, एक बढ़ जाएगा, है ना। तो ये इतने ऑड डे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखना। और एक साल में जैसे यहाँ जब आपने भाग किया था 365 में, तो कितना आता है, 7 × 5 = 35 और 7 दूनी 14, 52 वीक होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, 52 सप्ताह होते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। जब ऑड डे की बात आएगी, है ना, तो आप याद रखना नॉर्मल
ईयर की बात करूँगा तो एक ऑड डे आएगा, और लीप ईयर की बात करूँगा 2 ऑड डे आएगा। अच्छा, अब बात आती है कि आप कैसे पता करते हैं कौन सा लीप ईयर है कौन नहीं है। जैसे नॉर्मल मैं आपको लिखूँ 12 साल, तो 12 में आप 4 से भाग कर देते हैं, बोल देते हैं साहब ये लीप ईयर है, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ 15, 15 में आपको लीप ईयर बताया, 4 से भाग करते हैं, मैक्सिमम जितनी बार कट जाए, 4 3 12, तो यानी 3 लीप ईयर होगा। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 लीप ईयर है, ठीक है। ऐसे मैंने 21 ले लिया, तो 4 से आप भाग करते हैं तो आप बता देते हैं कि साहब 5 लीप ईयर है, ठीक है। लेकिन तो अगर सेंचुरी की बात आती है तो कैसे करते हैं। जैसे मैं ऐसे लिख दूँ 100 साल, 200 साल, 300 साल, ऐसे मैं लिख दूँ 100 साल, 200 साल, 300 साल, है ना, 300 साल, 400 साल, ऐसे हो जाए। तो इसमें कैसे, अगर ऐसे सेंचुरी की जब बात आती है, इसमें अगर आप कभी आपको लीप ईयर निकालना होता है तो आप 4 की जगह 400 से भाग करके देखा करिए, ठीक है। 4 की जगह 400 से आप भाग करके देखेंगे तब आपको पता चलता है कि लीप ईयर है कि नहीं है वो। जैसे ये 100 लीप ईयर नहीं है, ठीक है, सेंचुरी में 100 लीप ईयर नहीं होता, ठीक है। ये 200 भी लीप ईयर नहीं होता, ये 300 अगर है तो ये भी लीप ईयर नहीं, 400वां जो होगा वो लीप ईयर होगा, 400वां साल जो होगा वो लीप ईयर होगा। तो ऐसे कब होगा, 800 पे होगा, ऐसे कब होगा 1200वां साल, ऐसे कब होगा 1600। बात समझ रहे हैं, तब जाके लीप ईयर चीज़ें होती हैं। तो याद रखना सेंचुरी में कभी क्या होता है 400 से भाग करके आप देखेंगे, और जो है नॉर्मल में आप 4 से डिवाइड करके देखते हैं, तो ऐसे आप समझना, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आप समझ गए। अब और बात करते हैं छोटी छोटी चीज़ें। जैसे अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात कर रहे थे आप, तो एक तो होता है नॉर्मल और एक होता है लीप ईयर, ठीक है। तो नॉर्मल में आपका जो 365 दिन होता है ना, 365 दिन में अगर आप बात करेंगे तो आपका मैंने बताया ऑड डे 1 होता है, और इसमें 366 लीप ईयर होता है, ऑड डे +2 होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ 100 साल के अंदर, 100 साल की अगर बात करूँ सेंचुरी की, एक सेंचुरी की मैं बात करता हूँ, एक सेंचुरी में 100 ईयर होते हैं। 100 ईयर में मैं बात करूँ तो कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉर्मल ईयर होंगे। तो ये चीज़ें दिमाग में, लोग क्या करते हैं 100 में कितने से भाग कर देते हैं, 100 में 4 से भाग कर देते हैं, तो कह देते हैं सर 25 लीप ईयर। नहीं, जो 100वां साल होगा ना, जो 100वां साल होगा वो लीप ईयर नहीं होता, सेंचुरी लीप ईयर नहीं होती। मैंने बताया कि वो उसको कैसे लीप ईयर देखेंगे, 400 से भाग करके देखते हैं। तो इसमें फाइनली एक कम कर लोगे, यानी 24 होता है, मतलब 24 एक इसमें से कम कर लेना, तो ये जो आएगी 24 होता है लीप ईयर। तो 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, ठीक है। और कितने 76 नॉर्मल ईयर होते हैं, ये नॉर्मल ईयर हो जाएगा, याद रखना नॉर्मल ईयर, ठीक है। ये चीज़ें, तो 100 साल की अगर बात आती है तो 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, और नॉर्मल ईयर कितने होते हैं, नॉर्मल ईयर 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। अच्छा, अब अगर ऑड डे की बात करूँ, 100 साल में ऑड डे कितना होगा, तो आप जानते हो जब एक साल में हर साल एक एक दिन बढ़ता जाता है नॉर्मल ईयर में, तो बताओ 76 अगर नॉर्मल ईयर होंगे तो 76 ऑड डे ये हो जाएंगे, ठीक है। ये ऑड डे 76 होंगे, है ना, ठीक है। ऑड डे मैं लिख देता हूँ, ऑड डे थोड़ा सा मैं समझ लूँगा, बेसिक चीज़ें समझिए। 76 ऑड डे तो ये हो गए, प्लस 24 लीप ईयर रहते हैं, तो एक लीप ईयर में भाई 2 ऑड डे होते हैं, तो 24 में 24 दूना 48 हो जाएगा, तो ये प्लस 48 है ना। तो 100 साल में कितने ऑड डे होंगे, इसको जोड़ लो, 8 6 14 और 7 4 11 1 12, ठीक है। 8 6 14, ये 24 दूना 48 हो गया, और ये 76 हो गया, तो 8 6 14 एक बचा, 7 4 11 1 12, 124 ऑड डे। 124 को अगर भाग करोगे 7 से, फिर से 7 से भाग करो, तो 7 1 के 7 बचा कितना 54, और 7 7 49, ठीक है। पूरा भाग करके आप चाहे देख लो, 124 में 7 से, तो 7 1 के 7 बचा कितना 5, फिर 7 7 49 59, ठीक है। अरे यार 49 बचा कितना 5। तो जब आप भाग करते हैं तो इसमें तो रिमाइंडर आता है 5, तो ये आपके काम की चीज़ है, ये ऑड डे है, यही ऑड डे, ये काम की चीज़ है, ठीक है। ये तो कभी भी जब सेंचुरी की बात आएगी, मैं आपसे बोलूँ कि एक सेंचुरी में कितने ऑड डे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 5। ये सब चीज़ें याद करने वाली चीज़ नहीं, ये बेसिक चीज़ें हैं, रीजनिंग की ये बहुत बेसिक चीज़ें, ये आपको पता होनी चाहिए। आप कोड वोड याद करके, ठीक है, मैं कहता हूँ सवाल आप सॉल्व कर लेंगे, आप सिंपल सवाल होगा तो आप उसको सॉल्व करके जल्दी से आंसर ला देंगे, ठीक है। लेकिन तो अगर कुछ और इसमें डिफिकल्ट पूछ लेगा, कुछ अंदर की वैल्यू पूछ लेगी, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको ये पता चल गया, अगर कोई एक सेंचुरी ईयर है तो उसमें आपके ऑड डे जो होते हैं 5 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कब क्या होता है, जैसे आप जब ऐसे चलते हैं ना, जैसे 1 साल 2 साल है ना, 2 साल 3 साल, ऐसे 100 साल 200 साल 300 साल है ना, जब 400 साल आप जाते हैं तो ये लीप ईयर होता है, तो इसमें एक ऑड डे और बढ़ जाता है, ठीक है, एक दिन और बढ़ जाता है। एक्चुअली ये बहुत बेसिक चीज़ें, और भी बेसिक जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसा क्या होता है, इतना मैं भी डीप में नहीं जाऊँगा।
आप में डीप में अगर आपको समझना है तो चीज़ों को पढ़िए। तो जब 400 की बात आती है ना, तो 400 में एक दिन और बढ़ जाता है, ये दिमाग में थोड़ा सा रखने की ज़रूरत है। तो ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि एक जो सेंचुरी ईयर होगा, जैसे 100 साल है टोटल, ये 100 साल, ये पूरा 100 साल में आपका क्या होता है, 100 ईयर में आपका 5 ऑड डे होता है, ठीक है। दूसरे 100 साल में, दूसरा जो 100 साल होगा, ठीक है, उसमें भी 5 होगा, ठीक है। तीसरा जो 100 साल होगा, है ना, उसमें भी 5 होगा। लेकिन जो चौथा 100 साल होता है ना, उसमें एक पड़ जाता है, तो ये 6 हो जाता है, ठीक है। तो हर जो 4 100 साल का एक ग्रुपिंग बनता जाता है, उसमें एक और ऑड डे बढ़ता है, एक दिन और बढ़ जाता है, ठीक है। इसकी बेसिक्स भी और होती है, उसको भी आप समझ सकते हैं, लेकिन अभी आप इतना ही समझिए। तो इनको जब जोड़ेंगे ना आप, तो 5 5 10, 5 3 15, 6 21, 21 को भी जब आप 7 से भाग करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो इसमें कोई ऑड डे नहीं होता। कहने का मतलब कब कब ऑड डे नहीं होगा, अगर 400 साल की बात करेंगे ऑड डे नहीं होगा, 800 साल की बात करेंगे ऑड डे नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कब करेंगे, 1200 साल की बात करेंगे ऑड डे नहीं होगा, ठीक है। 1600 साल की बात करेंगे ऑड डे नहीं होगा। 2000 साल की बात करेंगे तो इस पर ऑड डे नहीं आएगा, है ना। अगर ऑड डे की बात करेंगे तो आप 0 लिख देंगे, मतलब कोई ऑड डे इसमें नहीं होगा। ऐसे आप समझ सकते हैं, हर 100 साल पे 5 5 होता है, ठीक है। और जो 400वें साल पे क्या होगा, 400 साल का जब हो जाता है तो उसमें एक दिन और बढ़ जाएगा, ठीक है। और बाकी अब बहुत अच्छी तरीके आप जानते हैं, थोड़ी सी बेसिक्स मैं जानता हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। अब क्या करेंगे, जैसे जैसे ये बात करते हैं, ये सवाल आप देखते हैं, तो ये 2212 है ना। सबसे पहले इसी को हल करते हैं, बाद में वो कर लेंगे, ठीक है, सितंबर उतंबर वो सारी चीज़ें। तो इसमें आप देखेंगे 2000 प्लस 200, ठीक है, प्लस 12, ये बात आती है, ठीक है। ये उसके बाद फिर यहाँ सितंबर जो भी आएगा वो आएगा, ठीक है, सितंबर 15, तो इसको हल करेंगे। अच्छा, ये चीज़ समझना कि जो है 2000 में आप बताओ कितने ऑड डे, ऑड डे को ही हमें निकालना है यहाँ पे, ऑड डे। तो मैंने बताया 2000 में कोई ऑड डे नहीं आएगा, क्योंकि ये 400 से अगर डिवाइड कर रहे हैं आप, तो आप देख रहे हैं ये पूरा पूरा कट जा रहा है ना। तो ये कोई ऑड डे नहीं आएगा। और मैंने वो समझाया भी आपको, 5 5 ऐसे करते जाएंगे तब भी समझ जाएंगे। अगर नहीं समझ में आता तभी समझिए, 20 सेंचुरी होगा और एक सेंचुरी में 5 साल होता है, ठीक है। तो 20 2500, 20 2500 प्लस, अब ये देखो इस 2000 साल जो है, 2000 साल में कितने 400 साल का ग्रुपिंग है, तो 400 साल से भाग करोगे तो 5 बार जाएगा, यानी 5 और बढ़ा दें तो ये कितना हो जाएगा, 105 आ जाएगा। 105 को 7 से भाग करोगे तो 7 1 के 7, और बचा कितना 35, 7 5 35, ठीक है। तो ये 15 कट जा रहा है, पूरा पूरा डिविजिबल, यानी यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पे कोई भी ऑड डे नहीं होता, ठीक है। तो हमने ऑड डे क्या रख दिया, 0। अच्छा, 200 साल में बताओ कितना ऑड डे होगा। भाई एक सेंचुरी में होता है 5 ऑड डे, तो 200 साल हो गया, तो 200 साल में 10 आएगा, 10 ही आएगा ना। और 10 को जब आप 7 से भाग करोगे तो ऑड डे कितना बचेगा, 3। और जो ऑड डे आते हैं उसको भी 7 से भाग करके कम करते जाओ, 3 बचा। अब ये जो 12 ले लिया ना, तो ये 12 सेंचुरी ईयर, ओ 12 ये लीप ईयर है, 4 से डिवाइड करके देख रहे हैं, लीप ईयर है। तो यहाँ लीप ईयर जब आप इसमें काउंट करोगे ना, सितंबर 15 में, तो इसमें तो फरवरी आएगा ही ना। तो वहाँ पे 29 करके आप देख लेना। अभी इसको 11 लिख के आप करो। तो जब ये 11 लिख के करोगे तो आप क्या क्या करोगे भाई, 11 में आप देखोगे तो नॉर्मल आएंगे 9 साल, ठीक है। और जो लीप आएंगे वो आपके आएंगे 2, ठीक है ना। 4 से भाग करके देखो, एक 4 पे आएगा, कब पे आएगा, एक 4 पे आएगा, एक 8 पे आएगा, बस 8वें साल पे आएगा। तो आप बताते हो जब नॉर्मल साल होता है तो एक दिन बढ़ता है ना, एक दिन ऑड डे आता है। लेकिन जब लीप होता है तो 2 दिन आता है ना। तो इसमें जब 9 साल हैं तो एक साल में आता है एक ऑड डे, तो 9 साल में आ जाएगा 9 ऑड डे, है ना, 9 कर दें। और ये बताओ, ये जो है आपका लीप ईयर है, एक साल जब कोई लीप ईयर आता है तो एक दिन और बढ़ जाता है। तो इसमें 2 बार लीप ईयर आ रहे हैं तो 2 और बढ़ा दें, तो ये कितना आ गया 4, तो ये आ जाएगा 9 4 13, ठीक है। अब बात आती है, अब इसको मैं अब आगे आगे और करते हैं। आगे भी सितंबर में देखते हैं, सितंबर 15 तक। तो सितंबर 15 में जब जाओगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। यहाँ में जुलाई, जून जुलाई, ये जून लिख देता हूँ, ये जुलाई। देखिए समय लग रहा है लेकिन थोड़ा सा समझ लो, जून जुलाई अगस्त और ये सितंबर, ठीक है, ये बात आती है। तो आप जानते हैं इसमें अप्रैल 30 होता है और जून 30 होता है, ठीक है। बाकी ये 31 हो जाएगा, और ये लीप ईयर है तो ये 29 हो जाएगा, ये भी 31, ये भी 31, और ये सब ये 31, जून नवंबर जनवरी, अप्रैल सितंबर 30, और ये भी 31, और ये 15 है, ठीक है। अब इसमें आप देखो ऑड डे कितना होगा, इसमें 7 से भाग करोगे 3 आएगा, इसमें 1 आएगा, और इसमें 3 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, और इसमें 1 आ जाएगा। तो इसको अब फिर से भाग करके देख लो, तो 3 1 4 3 7 ये खत्म हो गया, और 3 2 5 ये भी खत्म हो गया, और ये 3 3 6 एक साथ खत्म हो गया, यानी यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है, ये रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है इधर।
अब ये इसी पे ही पूरा आंसर डिपेंड कर जाएगा। तो इस पे जब आप बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो आ गया, तो इनको जब सॉल्व करेंगे आप तो कितना आंसर आएगा, यही थोड़ा सा सॉल्व करने में दिक्कत है। इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये 9 4 13, 13 3 16, 16 आ गया, 16 को आप 7 से भाग करिए तो रिमाइंडर आ रहा है 2। और मैंने आपको बताया था जब रिमाइंडर 1 आएगा तो मंडे आएगा, और जब रिमाइंडर 2 आएगा तो ट्यूसडे होगा, यानी मंगलवार इसका आंसर आएगा। आप कोडिंग से भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है, मतलब आपको कोई नहीं, जैसे आप करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको कोड याद है तो कोडिंग से कर लिए, वैसे बेसिक तरीका ये है, ठीक है। और एक सवाल अगर आप देखना चाहते हैं तेज़ी से आपको करना है तो देखिए कैसे मैं बताता हूँ तेज़ी से। जैसे मैं एक सवाल ले लेता हूँ, जनवरी 26 1950, आपको ये बताना है कि कौन सा दिन होगा। तो मैं अगर करता, मैं क्या करता, मैं इसको सबसे पहले तोड़ता, तो इसको मैं 1600, ये दिमाग में भी 16 3 19 300, और ये क्या करते हैं आप सबसे पहले लास्ट वाला आप देख लेते हैं कि ये जो है 50 वाले में से एक साल कम कर लो, क्योंकि ये जनवरी आप जब पूरा होता तब होता, ठीक है। तो ये 49 ईयर, ठीक है। अब इनको जब आप हल करेंगे तो फाइनली मैं जानता हूँ ये 1600 साल है, इसमें कोई ऑड डे नहीं होता। और 300 में मैं करूँगा तो एक सेंचुरी में 5 होता है 15, 15 को मैं 7 से भागूंगा 1 हो जाएगा। अब जब 49 की बात आती है तो 49 में बस हमें देखना रहता है, 49 में हम देखेंगे नॉर्मल, और 4 से भाग करेंगे तो 11 चौक 44 आएगा, ठीक है, 11 है ना, नहीं 12 बार जाएगा, 12, और 12 जब इसमें से कम करोगे तो ये 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है 4, ठीक है। अब ये पता है ये नॉर्मल ईयर है तो ये तो 37 हो जाएगा, और ये 12 दूनी 24 हो गया, तो इनको जब जोड़ोगे तो 7 4 11, 3 2 5, 1 6, 61 आ गया। अब 61 को भी 7 से भाग कर लो, 61 को जब 7 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 6 7 9 7 8 56, 56 और 56 4 60 5, 5 आ गया, प्लस अब बात आ जाते हैं 26 जनवरी में, तो 26 दिन का और जोड़ लो, तो 26 में भी भाग कर लो 7 से, 7 3 21, ये भी 5 आ गया, तो ये 5 5 10 11 आ गया, 11 को 7 से भाग कर लिया, 7 4 आ गया, रिमाइंडर 4 आ गया। तो जब रिमाइंडर 4 आ जाएगा ना तो फिर क्या होगा, आप ये बताओ, रिमाइंडर 4 होने पे क्या होगा, रिमाइंडर 4 होने पे भाई रिमाइंडर 1 होता है तो आपका मंडे, फिर 2 मंडे ट्यूसडे, फिर 3 वेडनेसडे, और ये चौथा थर्सडे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका थर्सडे हो जाएगा। आप हो सकता है और तेज कर लिया हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे बेसिक्स को समझिए, बेसिक्स को अगर आप समझते हैं तो मुझे नहीं लगता दिक्कत होती है, एक्यूरेसी अच्छी रहती है ना, और बाकी आपको जैसे समझ में आता है आप कर लीजिए, ठीक है। ये भी एक तरीका है करने का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये जो सवाल है ये सेट थ्योरी का सवाल है। अब बहुत लोग सेट थ्योरी नहीं बने, आप इस पूरे पेपर में आप देखते हो 3 ऐसी चीज़ें, एक प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन और उन सब सारी चीज़ें आ रही है, 3 ऐसे सवाल हैं जो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एक परमुटेशन का आ गया, और अभी एक नीचे और आपके एक सवाल मिलेगा, है ना, वो भी प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का है। तो ऐसे ही चीज़ें हैं, और एक सेट थ्योरी का है, ये सेट थ्योरी है, कुछ चीज़ें इसको आप पता होनी चाहिए इसमें बेसिक। चलिए बेसिक इसमें समझते हैं, फिर ये इसका आंसर एक होगा, जो पढ़ा होगा वो तुरंत ऐसे टिक मार के ही चला जाएगा। मैं कुछ चीज़ें आपको समझाता हूँ, वो समझिए। अब ये जो ऊपर लाइनें है ना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है ना। जैसे मैं बताता हूँ, आप जानते हैं ये सब वेन डायग्राम में आपको यूज होता है। जैसे ये वेन डायग्राम पढ़ते हैं ना, तो आप देखते हैं एक चीज़ें क्या होती है, जैसे ये एक बना हुआ है डायग्राम, ये बना हुआ ऐसे बना हुआ है, तो अगर ये सेट ए ले लेता हूँ, ये सेट बी है, ठीक है, 2, और ये पूरा यूनिवर्स होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कोई एक डाटा ले लिया, मान लो मैं ले लेता हूँ कि ए बराबर, अभी देखना ऐसे बनाया जाता है समुच्चय के लिए, सेट के लिए ऐसे 1 2 ले लिया, और बी बराबर मैंने ले लिया 2 3, ठीक है, 2 3 ले लिया। तो यूनियन जो होता है ना, ये यूनिवर्स बोला जाता है, ये यूनियन नहीं, सॉरी, ये यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स मतलब होल, सब, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, ये 1 2 3 4, ऐसे हमने एक डाटा ले लिया, ठीक है। अब अगर इसमें आप देखेंगे ना, इस डायग्राम में कैसे मैं सेट करूँगा, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। अब जैसे ए की वैल्यू आपकी क्या है, 1 और 2, तो हमने 1 रख दिया। अब 2 देख रहे हैं, ए और बी में दोनों में कॉमन है, तो जब ये देखने कुछ चीज़ें होती है वो समझने की ज़रूरत है। जैसे आपको ए यूनियन बी की बात होती है, तो ए यूनियन बी अगर आप इसमें से बनाना है तो आप लिखेंगे 1 2, ये पूरा लिखेंगे 1 2 2 3 है ना, तो रिपीट नहीं किया जाता, 1 2 3 लिख लिया जाता है, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी है आपको लिखना है, तो आप जो कॉमन है वो लिखा जाता है। तो ए और बी में आप कॉमन देख रहे हैं क्या है, 2 ना, बस 2 लिख दिया, ये 2 कॉमन है, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज़ में आपको बोला जाए ए माइनस बी बताओ,
ठीक है। तो a माइनस बी अगर आपको कभी बताने की बात आती है तो आप कैसे बताएंगे? आप a में देखेंगे, a में से b वाले को घटाने का कहने का मतलब ये है। तो अगर a में से आप घटाओगे तो जैसे 1 और 2 है, इसमें से घटाओगे सिर्फ 2 ही घटेगा। भले इनके पास ये 3 है लेकिन ये 3 नहीं घटेगा। कहने का मतलब आप इस एलिमेंट को देखो, इसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2, और बी वाले को इसमें से निकालना चाह रहे हो तो बी वाले को बस 2 वाला एलिमेंट यही निकल जाएगा, बाकी ए रह जाएगा। तो याद रखना ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये बी माइनस ए मैं बोलूँ ना, तो अब बी वाले में से ए वाले के एलिमेंट को घटाओ, तो अब बी वाले में से ए वाले के एलिमेंट घटाओ, 2 और 3 है, इसमें से घटाओगे सिर्फ 2 ही घटेगा, बचेगा कितना? 3। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ आप बिल्कुल जानिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके हिसाब से जब इसमें आप बनाएंगे सेट्स में तो क्या होता है, अब आप समझ रहे हैं ए इंटरसेक्शन जो होता है ये बीच वाली वैल्यू हो जाएगी, ये इंटरसेक्शन होता है, आपको शायद पता भी होगा, ये चीज़ आप लगाए होंगे, ये एन ए होता है, ये फार्मूला बन जाता है, ये एन बी होता है, ठीक है ना। इसीलिए जो है आपका ए यूनियन बी बनता है, तो ये पूरे फार्मूले एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ऐसे करके बन जाता है। तो 1 2 आ गया, ये पूरा देखिए, इसके लिए 1 और 2 आ गया, है ना, 1 और 2 आ गया पूरा, ये पूरा हो गया, 2 कॉमन हो गया। अच्छा, बी के लिए 2 और 3, 2 आ गया, 3 यहाँ लिख दिया। अच्छा, जब यूनिवर्स की बात होती है देखिए 1 2 3 आ गया, 4 तो बाहर लिख देते हैं, है ना। परसेंटेज में आप जब वेन डायग्राम के सवाल लगाते हैं, जब प्रतिशत की बात होती है तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है वहाँ पे। तो आप देखें ये पूरी यूनिवर्स जो था, ये यूनिवर्स जो था यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये पूरा हो जाता है, ये पूरी चीज़ें यूनिवर्स में आती है, और इसमें ए और बी 2 सबसेट हैं इसके, है ना, और उसके एलिमेंट, ए के एलिमेंट 1 और 2 है, यहाँ से देख के आप बता सकते हैं, बी के एलिमेंट 2 और 3 है ना, और कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 1, ये कॉमन एलिमेंट 2 है इंटरसेक्शन वाला जो बीच में है, और यूनियन की बात करूँ ये पूरा यूनियन हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती है, ए माइनस बी और बी माइनस ए भी आपको बता दिया मैंने। अच्छा, एक चीज़ और समझो, अब इस सवाल को जो समझाने की बात है वो चीज़ समझिए क्या है। तो सेट्स थ्योरी में ये सब सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें ये समझने की आपको ज़रूरत है। ये जो बात आती है इसको कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। ये जैसे अगर कहीं ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, ये कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे मान लो मैं कोई एग्जांपल लेके आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल मान लो मैंने यूनिवर्स वैल्यू ले ली 1 2 3 1 2 3 4 5 ऐसे ले लिया, ठीक है। ए मैंने ले लिया 1 2 3 ऐसे मैंने ले लिया 1 2 3, ठीक है। अब अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं या ऐसे भी आप लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये फाइनली क्या होता है, यू माइनस ए, जैसे मैंने घटा के वहाँ बताया था ना, उसी चीज़ को समझना आप। अगर वो चीज़ को आप समझ जाते हैं तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कैसे घटाना है। मतलब आपको u में से a को घटाना है। अब u में से एक को ये देखिए कि u आर में जितने भी एलिमेंट है वो a वाले एलिमेंट को जो मिल रहे हैं वही घटा दो, बाकी u में जो बचे वही लिख दो। तो भाई इसमें से आप घटाओगे तो 1 घटेगा, 2 घटेगा, 3, ये एलिमेंट हट जाएंगे, 1 2 3, बचेगा कितना, 4 और 5। तो जो कॉम्प्लीमेंट की बात आएगी 4 और 5, ठीक है, ये आ गया बिल्कुल। अच्छा, एक बार और मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूं, रिपीट कर दूं ऐसे, तो आप फिर क्या करोगे, अब ये वाला एलिमेंट फिर इनवर्स में घटाओगे, तो ये वाला u माइनस अब क्या आ जाएगा आपका, u माइनस ए इस तरह घटेगा, बिल्कुल ऐसे घटेगा। जब ऐसे आप घटाओगे तो भाई क्या घटेगा आप ये बताओ। अब ये आपका यूनिवर्स है, 4 और 5 इसमें से घटाओगे, जब 4 और 5 घटाओगे ये तो घट गया पूरा पूरा, तो बचा कितना, 1 2 3, ये तो बच गया 1 2 3। अच्छा, ये 1 2 3 है क्या, आप देख रहे हैं पहले जो आपने ए माना था वही तो ए है, ये ए आ गया। तो आपने एक चीज़ आपने देखा, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ए आ रही है, तो ये प्रूविंग होके आपकी ए आती है। वैसे ये कट जाता है, हम लोगों को याद रहता है ये दोनों कट जाते हैं, कट मतलब ऐसे ही समझ लो। बाकी ए का कॉम्प्लीमेंट है, इस पूरे होल का भी कॉम्प्लीमेंट अगर आप कर देते हो तो ये आपका क्या आ जाएगा, वही सेम वैल्यू आ जाती है, जो पहले जो भी ए रहता है वही वैल्यू आ जाती है। तो ऐसे प्रूविंग करके मैंने दिखा दिया। ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्स में से ए घटा लो, ठीक है, और फिर से ए का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्स में से ए कॉम्प्लीमेंट घटेगा, तो वही सेम जो भी एलिमेंट ये आएगा ए का वही आ जाएगा। तो इसका आंसर ये आ जाता है, ठीक है। और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, और उन सब चीज़ों को समझिए। तो मैंने आपको इंटरसेक्शन, यूनियन और ए डिफरेंस बी जो भी है वो आपको मैंने ए माइनस बी और बी माइनस ए और ये सब सारी चीज़ें बता दी। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको जानने की ज़रूरत है। मैं देखिए थोड़ा सा समय लेता हूँ, लेकिन यह है कि आपको कोशिश करता हूँ जितनी बेसिक चीज़ें हो सके वो मैं बताऊँ। मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ें काफ़ी समय लगता है, तेज़ करना होगा तो मुझे करना होगा तो मैं काफ़ी तेज़ कर सकता हूँ इस सब चीज़ों, क्योंकि मुझे पता है जितनी चीज़ें पता है वो मैं तेज़ कर ले जाऊँगा, जो नहीं पता है वो मैं भी नहीं कर पाऊँगा। पवन महेश को, पवन को ही है, वो महेश को 2400 रुपये में 3 साल के लिए
और जॉन को 3600 रुपये 5 साल के लिए ब्याज की समान दर पर, रेट समान है, ठीक है, ये सेम है, ठीक है। कर्ज देता है, पवन को ब्याज के रूप में कुल रकम इतनी मिलती है, ठीक है। तो कुछ नहीं लिखा है तो सिंपल इंटरेस्ट हम ले लेते हैं, ठीक है। तो रकम कितना है 2400, रेट मान लेते हैं और सिंपल लगा दो नियम, कोई खास नहीं करना है। एसआई बराबर ये पहले का एसआई है, पहले से इतना ब्याज मिला, ठीक है, और दूसरे से कितना ब्याज मिल जाएगा SI2, ये टोटल SI हो जाएगा जो भी ब्याज होगा। दूसरे कितना है 3600 है, और ये कितना रेट, सेम रेट है, और कितने 5 साल के लिए बटे 100 है ना, बराबर ये कितना मिल रहा है 1200 रुपये। इसमें एक अननोन टर्म है R, उसी से आंसर मिल जाएगा आपको। ये खत्म, इससे ये भी खत्म, ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 24 तिया 72, 72 R प्लस ये कितना हो जाएगा 5 36 और 5 3 15 3 18 180 R बराबर 1200 के, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा फाइनली R बराबर आपका हो जाएगा 1200 बटे, इनको जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 2 8 7 15 और 252, ठीक है। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, बस इन्हीं को आपको हल कर देना, जो भी आएगा आंसर आपका आ जाएगा काट पीट के। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, सिंपली ये हल करने का, इसमें और कोई दिमाग ज़्यादा लगाने की आपको कोई ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए, है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ, काटे पीटेंगे तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहले का ब्याज निकाल लीजिए, दूसरे का ब्याज निकालिए, जोड़ दीजिए, वही 1200 के बराबर है। ये सवाल देखते हैं, ये सवाल क्या कह रहा है। थियागो को 5 विषयों में औसतन 50% अंक मिले। कोई थियागो है, वो 5 विषयों में 50% औसत अंक मिले। तो औसत अंक ये जो मिला है 50%, ये पूर्णांक ही तो मिलेगा, जो भी पूर्णांक रहा होगा। तो ये अनुपात दे दिया है 20:18:16:14:12, ठीक है। ये अनुपात मिले हैं, और यहाँ पे हमें ऐसी कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी नहीं, ना कोई एग्जैक्ट वैल्यू है। तो हम मान लेते हैं थियागो को जो 5 विषय थे, ये पहला विषय है, ये दूसरा विषय है, और ये तीसरा है ना, ये चौथा विषय है, और ये 5वां है, ठीक है। 5 विषय मान लेते हैं थियागो को यही अंक मिलेंगे, मान लेते हैं ऐसा। तो पहले विषय में 20 अंक मिला, दूसरे में 18 मिला, 16 मिला, 14 मिला, 12 मिला, ये सब अंक मिले। इन सबको जोड़ लो तो 4 2 6 6 12 12 8 20, यानी ये 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 2 1 3 3 1 4 2 6 2 8 80 आ गया। 80 अंक हैं, ये 50% है, ये टोटल अंक का 50% है। ये टोटल यानी मैक्सिमम मार्क का 50% है। कितना मैक्सिमम मार्क का कितना है 50% है ना, मैक्सिमम मार्क का 50%। तो बताओ मैक्सिमम मार्क कितना होगा, इसको डबल कर दें भाई। ये 50% की वैल्यू अगर 80 है तो 160 हो जाएगा, ये टोटल मार्क्स हो जाएंगे। टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क, अधिकतम अंक, है ना। ये पूर्णांक हो गया, यही पूर्णांक है आपका, मान लिया ये पूर्णांक है। अच्छा, जब 160 पूर्णांक है तो ये कह रहा है कि अगर उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंक का 60% है, मतलब कह रहा है अगर उत्तीर्ण अंक की बात करोगे, उत्तीर्ण हो तभी एक विषय में होगा जब अधिकतम अंक जो होगा उसका 60% लाए। तो भाई ये जो 160 है, ये 5 विषय का टोटल पूर्णांक है। तो 5 विषय का जब ये टोटल पूर्णांक है तो एक विषय का पूर्णांक निकाल लो, 5 से भाग कर देते हैं। तो 5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे नहीं, पहले ऐसे कर लो, चाहे रुको, पहले मैं अधिकतम अंक निकाल लेता हूँ, मतलब पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। तो 160 का मैं निकाल लेता हूँ 60%, 60% चाहिए अधिकतम अंक का 60%, तो मैंने 60% निकाल लिया। तो 60% जब निकालोगे, ये खत्म, इससे एक 16 छक्का 96 आ गया। ये 5 विषय को टोटल जोड़ोगे, अधिकतम 5 विषयों का, तो जो वैल्यू आएगी वो 96 आएगी, तब जाके वो 5 विषयों में पास होगा। मतलब मिनिमम अगर 5 विषयों में उसको पास होना 96, उसका योग मिनिमम आना चाहिए। तो एक विषय का निकाल लो, तो 5 से भाग कर देते हैं। तो जब 5 से भाग करोगे तो 5 के 5 और ये कितना आ जाएगा 19.2 आ जाएगा ये, ठीक है। मतलब प्रत्येक विषय में मिनिमम इतना लाना पड़ेगा पास होने के लिए, ठीक है, इतना लाना पड़ेगा पास होने के लिए, 19.2। अच्छा, अब आप देख लो कौन कौन से विषय में पास हुआ, कौन फेल हुआ। इसमें पास हो गया, पास हो गया, इसमें फेल हो गया, फेल हो गया, इसमें फेल हो गया, फेल हो गया, इसमें फेल हुआ, फेल हो गया, इसमें फेल हुआ, फेल हो गया, यानी 4 विषय में फेल हो गया। ये देखो आपको क्या निकालना था, प्रत्येक विषय में समान मिले, परीक्षा में कितने विषयों में अनुत्तीर्ण रहा, अनुत्तीर्ण यानी फेल रहा, 4 विषय में फेल रहा। तो हमने ऐसे किया, हमने कुछ नहीं कर लिया, हमने वो वैल्यू मान ली कि वही अंक पाया होगा, 80 है और टोटल मार्क्स का 50% है, तो पूर्णांक आ गया 160 ये सबके विषय के लिए है। हमने इसका 60% निकाल लिया तो 96 आ गया, और सब विषय का मिनिमम पासिंग मार्क है 96, उसको 5 से हमने और डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड किया तो एक विषय का आ गया 90.2,
यानी 19.2 मिनिमम प्रत्येक विषय में उसको लाना पड़ेगा। तो प्रत्येक विषय में उसको लाने के लिए 19.2 चाहिए। तो हम देख लेते हैं, तो 20 ऐसी एक संख्या जिसमें उत्तीर्ण हुआ, बाकी सब में अनुत्तीर्ण हुआ। तो ये उसका आंसर आ गया। ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं, सोचने के ऊपर होता है, मेरे दिमाग में ही है तो मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए ये सवाल करेंगे हम, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये भी आपका इसी का सवाल है जो अभी हम पढ़ रहे थे, प्रोबेबिलिटी का ही, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इन्हीं सब सारी चीज़ों से ये है। इसको भी हम समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। जैसे लिखा है, एक थैले में 7 लाल और 3 नीली गेंदें हैं। 3 नीली गेंदें हैं। एक कोई थैला बना लेते हैं, ऐसे मैंने थैला बना लिया। ठीक है, इसमें 7 रेड बॉल है और कितना 3 ब्लू लिख दूँ, नीला होता है, ब्लैक मत समझना, ब्लू है। ठीक है, बिना प्रतिस्थापन के, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। एक्चुअली क्या होता है, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो एक गेंद रेड, आपने एक गेंद निकाल लिया, ठीक है, बात आप निकाल लें, फिर से उसके बाद आप रख देते हैं, निकालने के बाद फिर उसके बाद देखते हैं हम। तो इसमें ये बात है, इसमें अगर आपने निकाल लिया तो निकाल लिया, फिर आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस वाले केस में जो ये पढ़ने जा रहे हैं इसमें ये है। आपने जैसे अगर मान लो रैंडम, ये टोटल 7 रेड गेंद हैं और 3 ब्लू गेंदें, नीली गेंदें हैं, 10 गेंदें हैं टोटल। 10 में से रैंडम आपको हाथ डाल के निकालना है। तो कुछ भी हो सकता है, या तो हो सकता है वो रेड आए, हो सकता है वो ब्लू आए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर अगर आपने कोई गेंद निकाल लिया है तो उसको आप बाहर रखो, तब दूसरा निकालो, है ना। दूसरा भी अगर आप दोबारा भी आप निकालना चाह रहे हैं तो दोबारा आप निकालेंगे, लेकिन जो गेंद आपने पहले निकाल लिया उसको नहीं रखना है। इसमें 2 तरह के सवाल आते हैं। तो इसमें बिना प्रतिस्थापन के हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट के हैं, रिप्लेस नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करना है कि थैली में एक के बाद एक 2 गेंदें ही निकालनी है। आपको 2 गेंद निकालनी है। कितनी संभावना है ना, प्रोबेबिलिटी बतानी है, ये प्रायिकता का सवाल है। कितनी संभावना है कि वह अलग अलग रंग की हो। अलग अलग रंग मतलब हमारे पास 2 ही रंग है, तो 2 रंग है, या तो 2 केस इसमें बनेगा। पहले केस में क्या करोगे, पहले केस में या तो पहले रेड आ जाए या ब्लू आ जाए, बाद में ब्लू आ जाए, पहले रेड और बाद में ब्लू। तो ये तो पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या होगा भाई, पहले ब्लू आ जाए बाद में रेड आ जाए। ये 2 ही केस आपके बनेंगे। तो इन दोनों केसों को समझते हैं और जो है हल करते हैं। तो पहला केस या तो रेड आ जाए, फिर दोबारा आप निकालो तो ब्लू आ जाए, या तो फिर ऐसा हो सकता है पहले ब्लू आ जाए बाद में रेड आ जाए। यानी इन दोनों की जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी, इन दोनों प्रोबेबिलिटी को अगर आप जोड़ देते हैं तो वही आपकी पूरी प्रायिकता हो जाएगी, वही संभावना हो जाएगी इसकी जितनी भी। तो चलो हल करके देखते हैं। अब देखो कैसे कैसे समझेंगे। इसमें से पहला केस करते हैं, पहले रेड हो जाए, है ना, और ब्लू आ जाए, ब्लू या रेड आ जाए, इन्हीं को हमें जोड़ना है। ठीक है, चलो अब यार आप ये बताओ, इसमें से रेड कैसे, आप ये हाथ अगर आप इसमें डालते, इसमें 10 गेंदें हैं, तो अब बताओ कितनी चांस है कि इसमें रेड आ जाए। 7 बार ऐसे हैं, मतलब 10, अगर 10 इसमें बॉल हैं, 10 में से 7 ऐसी केस हैं जिसमें आपको रेड आ सकता है। तो आप क्या करो, फेवरेट जो टोटल स्पेस होते हैं कितने हैं, 10 है ना, 10 नीचे कर दिया, जितने स्पेस इसमें रहते हैं, जितने स्थान है 10 है, उसमें से कितने आपके फेवरेट वो कंडीशन है, मतलब जो आप चुन रहे हैं कितना, 7 है ना, 7 ऊपर रख दिया। साथ ही आप ऐसा होगा जो आप इसमें से 7 रेड निकाल सकते हैं, तो 7 ऊपर हो गया। ठीक है, ये रख दिया हमने। मतलब हम सबसे पहले रेड निकाल रहे हैं, तो रेड हमारे पास टोटल 10 बॉल है, 10 बॉल में 7 ऐसी कंडीशन होगी जब हमें रेड मिल सकता है। ठीक है, अच्छा अब ब्लू की बात आती है। तो आप ये बताओ, जब आपने इसमें से एक गेंद निकाल लिया, अब आपके पास गेंद की जो बचेगी वो 6 रेड बचेगी और 3 ब्लू बचेगी। टोटल कितना होगा आपके पास, 9। और 9 में से जब आप ब्लू निकालोगे, 3 ऐसी कंडीशन होगी जो आपकी ब्लू निकलेगी, तो 3 हमने रख दिया। ठीक है, प्लस, है ना, समझ गए ना आप, एक निकाल लिया तो 9 ही तो टोटल बचा। टोटल में से आप ब्लू कितनी बार निकाल सकते हो, 3 ब्लू है तो 3 बार निकाल सकते हो, तो 3 ऊपर रख दिया। अच्छा अब क्या करते हैं दूसरे वाले केस में, अभी इसमें कुछ नहीं है, फिर फ्रेश है ये। अब ब्लू, अब ये बताओ टोटल 10 हैं, 10 में से ब्लू अगर आपको निकालना है तो आप बताओ 3 ऐसे केस हैं, 3 बार निकल सकते हैं, तो 3 ऊपर कर दिया गुड़े। अब रेड की बात है, अब जब इसमें से एक ब्लू निकाल लिया तो आपके पास कितना बचा, 7 रेड तो आपके पास है, ब्लू आपके पास 2 ही बचा। तो आप बताइए टोटल कितने गेंद है, टोटल आपके पास 9 है। और बताओ क्या निकाला है, रेड है 7, तो 7 बस इन्हीं को हल कर दो आंसर। तो ये 7 3 21/90 प्लस 7 3 21/90, तो बेस समान, ऊपर भी टोटल जुड़ जाएगा। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे 2 गुणे 21/90, तो ये आ जाएगा 21 दूना 42, है ना, तो 42/90, इनको काट दो, 6 7 42 और ये 15 6 90। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है, आसान था।
मतलब ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा सा समझिए, है ना। मुझे आता था, मैंने बता दिया। अच्छा, ये सवाल 39 देखते हैं। एक अनुबंध को 92 दिनों में पूरा किया जाना है, 92 डेज में पूरा किया जाना है, ठीक है, 92 डेज में, ठीक है। बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्तियों को काम पर लगाया जाता है। ये टाइम एंड वर्क है, वर्क एंड टाइम का, तो इसमें यही M1 D1 T1, है ना, E1, ये सब बटे W1, M2 D2 T2 E2 बटे W2। ये फार्मूला लगा के आप काम कर सकते हैं। बाकी बेसिक से भी आप इसको चाहे तो कर सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और ये आसान भी है, ठीक है। तो आप बताओ कितने आदमी हैं? 260, ठीक है। 2000 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया, जिसमें प्रत्येक प्रतिदिन 16 घंटे काम करता है। तो ये मैन है, ये दिन है, और ये आपका आवर है ना, टाइम वही आवर, ये इफिशियंसी है, और ये कार्य है, ठीक है। तो मैंने 260 16 घंटे काम किया, तो 16 घंटे, ठीक है, काम करने, और दिन कितना ले लिया? 66 दिन काम किया, तो 66 भी लिख देते हैं, ठीक है। यह पाया गया कि काम 4/7 हुआ, तो 4/7 ही लिख दिया हमने, ठीक है। ये सब लिखते, जो कह रहे हो लिखते चले जाओ, ठीक है। पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों की समान क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्ति? पहले कितने व्यक्ति थे? पहले हमारे पास 260 थे, और 260 में कितने और इतना और बढ़ा लिया, ठीक है। कार्य क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्ति को तैनात किया जाए ताकि कार्य समय पर पूरा किया जा सके? भाई 92 दिन में पूरा करना था, ठीक है। जब 92 दिन में आपको काम पूरा करना था, तो आपने कितना दिन? 66 डेज तो यूटिलाइज कर लिया। अब बचा कितना? तो 92 से में ये घटा लो, तो 92 से 66 घटाओगे तो ये 12 में से 6 गए 6, 8 में से 6 गए 2, यानी 26 दिन और बचा। 26 दिन में काम पूरा करना है, ठीक है। अब क्या करें? 18 घंटे, अब 18 घंटे करोगे, और भाई 4/7 भाग काम हो चुका है, तो 4/7 भाग काम हो चुका है, तो काम कितना बचा? 3/7, है ना। ये तो बचा। अब इन्हीं को हल कर दो, x का मान आ जाएगा, वही x का 180 आएगा, ठीक है। ये है इक्वेशन इसका। ये आसान है, ये तो आप जानते हो, ये सब कल ले गए होंगे एग्जाम में। इनका देखते हैं सही किया था क्या, ये जो पेपर था सही किया है, ठीक है। ये हर कोई सही किया होगा, क्योंकि ये कोई नया वो नहीं है, ये हर कोई लगा के इसको जानता है ये कैसे लगाना है, ठीक है। ये आसान सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर 40। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन, 72 किलोमीटर प्रति घंटे से एक ट्रेन चल रही है, कोई ट्रेन है, ठीक है। ये इसकी स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक ट्रेन 54 किलोमीटर पर चल रही है, एक मोटरसाइकिल, ठीक है, एक कोई मोटरसाइकिल है, ठीक है, ये है मोटरसाइकिल। चलो ऐसे बना दिया, मोटरसाइकिल है, ठीक है। ये कितने के हिसाब से चल रही है? ये चल रही है भाई 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 मिनट में आगे निकल जाती है, मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है एक ट्रेन, है ना, 54 किलोमीटर प्रति आवर चल रही है एक मोटरसाइकिल से। अच्छा, ये आगे निकल जा रही है, इसकी ये आगे है, ठीक है, ये आगे निकल जाती है इससे। अब क्या कह रहा है कि कितने मिनट में? 1 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड समझ लेना है, 60 सेकेंड। यूनिट समान रखना। ट्रेन की लंबाई क्या होती है? मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई ये ले लेते हैं, और इसकी लंबाई आप 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये नगण्य माना जाता है, इतनी कोई लंबाई नहीं है। पोल की लंबाई, कोई आदमी खड़ा है उसकी लंबाई, है ना, इन सब की नगण्य होती है, इसकी कोई लंबाई नहीं होती। अगर इसको x मानोगे तो इसकी लंबाई 0 होगी, ठीक है। तो आप बताओ मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था रिलेटिव स्पीड, है ना, रिलेटिव स्पीड बराबर जो भी डिस्टेंस होगी, टोटल डिस्टेंस, है ना, बटे टाइम, यही तो आ जाएगा। अब ये बताओ रिलेटिव स्पीड क्या होगी? ये एक ही डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं, तो एक ही डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड जो भी निकालनी आपको होगी, तो वो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है, और जब विपरीत डायरेक्शन में तो जुड़ जाती है, ठीक है। तो इसमें से क्या करोगे? 72 में से 54 घटा दिया, ये किलोमीटर पर आवर, ये दिमाग में रखना, ठीक है, बराबर। अब क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस जोड़ा जाता है। अगर दोनों ट्रेनें होती तो डिस्टेंस जुड़ जाती दोनों की। यहाँ पे एक की तो डिस्टेंस नगण्य है, इसका कुछ भी नहीं है, इसका कोई डिस्टेंस लेना ही नहीं है, तो यल प्लस 0 करोगे, सिर्फ यल आ जाएगा। और समय अब देखना, यल में मीटर में मानो, क्योंकि मीटर में आंसर लाना, तो मैं मान लेता हूँ मीटर है, इनका बड़ा रोल है यूनिट का, तो ये मैं मान लेता हूँ मीटर है। और समय मैंने सेकंड में ले लिया, 1 मिनट में क्रॉस करता है, यानी 60 सेकेंड, ये आ गया आपका 60 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब क्या करूँ? अब यार देख लो, ये किलोमीटर पर आवर है ना, और ये मीटर पर सेकेंड है, तो ऐसे आप हल नहीं कर सकते। ऐसे आप हल करोगे क्योंकि दोनों साइड में यूनिट समान होना चाहिए। तो आप जानते हो एक 5/18 होता है और एक 18/5 होता है। मैंने सिखाया था, अगर मेरे से पढ़े होंगे तो मैं बताया था 5/18 कब गुणा होता है, जब आपको छोटी वैल्यू चाहिए। मैं ऐसे बोल देता छोटी वैल्यू
कौन सी है छोटी वैल्यू कब देगी, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है ना, तो ये छोटी वैल्यू आएगी। छोटी वैल्यू कब आपको चाहिए, जब मीटर पर सेकंड लाना हो, और बड़ी अगर चाहिए किलोमीटर पर आवर, तो किससे गुणा करना है आपको, 18/5 से। ऐसे मैंने बताया था थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए। तो अभी क्या करना है, अभी सिंपल, अभी हल हो गया। इसका भी मैं बताऊँ, इसका भी सबका सही होगा, देखो इनका भी सही है, ये कोई सवाल नहीं था। तो 72 में से इतना घटाओगे तो कितना आ जाएगा, अब 72, 12 में से 4 गए 8, बचा 6 में से ये इतना आ गया, गुड़े ये किलोमीटर पर आवर, इसको आपको मीटर पर सेकंड, तो मीटर इतना से है ना, तो ये पूरी वैल्यू मीटर पर सेकंड आ गई। और ये L/60 तो था ही मीटर पर सेकंड, तब ये हटा दो, कोई रोल नहीं, ये कट गया, तो L बराबर ये 300 आ गया, 300 मीटर ये आंसर है। ठीक है, तो आज यही रखते हैं। ये 40 क्वेश्चन आपका ये सेट पूरा कंप्लीट हो गया। अब शिफ्ट 2 12 दिसंबर का शिफ्ट 2 मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा, उसको भी अपलोड करूंगा, जिससे जितने भी पेपर हैं सब अपलोड किया जाएगा। ठीक है।